देखो शिक्षा देने का जो तरीका होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है यार, ये बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है। देखो बच्चों को वही टीचर पसंद आते हैं जो टीचर बच्चों को फीलिंग को समझ के उन्हें समझा सके। समझाने का तरीका डिपेंड करता है, टीचर डिपेंड करता है समझाने के तरीके पे। बच्चे उस टीचर को ही सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जो टीचर बच्चों को समझा सके। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज तो कमाल की होती है लेकिन समझाने का तरीका ज़ीरो होता है, और बहुत से टीचर ऐसे मिलेंगे जिन्हें नॉलेज तो बहुत कम होगी लेकिन समझाने का तरीका A1 होता है। और बच्चे उन्हीं टीचर को पसंद करते हैं जिनका समझाने का तरीका A1 हो, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए कि हमें नॉलेज मिले और ऐसी नॉलेज मिले जो हम समझ पाए, सही से विजुलाइज कर सके। वो टीचर मैं भी हो सकता हूँ तुम लोगों के लिए, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने टीचर भी हो सकते हैं। टीचर टू टीचर वेरी करता है, बच्चे टू बच्चे वेरी करता है। तो ये शिक्षा देने का तरीका ये पुराने टाइम से है बहुत, और ये पुराने टाइम में शिक्षा देने का तरीका जो होता था मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच एनीथिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। कोई चीज़ बता, पहले केस लो, केस स्टडी, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करो। एक केस स्टडी दी जाए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक केस स्टडी दी जाए, कहानी सुनाई जाए, फिर उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाए, तो उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना हाई रहा उस कहानी को सुनते टाइम। जब भी तुम उसमें क्वेश्चन निकाल पाओगे। यही IIT करता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं आते हैं। यही तो कलाकारी है। और ये कंपैरिजन बेस्ड ये आज से नहीं है, प्राचीन समय से याद है। मुझे कहानी याद आ रही है, अवधूत सर से के मुँह से सुनी थी मैंने, विक्रम बेताल की कहानी सुनाता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। विक्रम बेताल मतलब राजा विक्रमादित्य हुआ करते बहुत टाइम पहले, राजा हुआ करते थे राजा विक्रमादित्य, बिल्कुल साहसी, बलवान और निपुण, और वचन के एकदम पक्के, जो कह दिया वो करना है। तो राजा विक्रमादित्य, बेताल ने 25 कहानियां सुनाई थी, क्योंकि बेताल को राजा विक्रमादित्य को बेताल को पकड़ करके साधु के पास लाना था। तब उनकी कोई मनोकामना थी वो पूरी होनी थी, मतलब राज्य के लिए कोई कुछ होना था, ऐसा कुछ था। वहाँ तो जाऊँगा नहीं मैं, खैर तो ऐसा कुछ होना था। तो विक्रमादित्य को करना क्या था कि उस मुर्दे को जो बेताल था वो उल्टा लटका हुआ मिलता था जंगलों में, उसे पकड़ करके लाना था साधु के पास। अब बेताल यहाँ खेल खेलता था। बेताल क्या करता था, बेताल एक केस स्टडी लेता था, एक कहानी सुनाता था राजा को। और बेताल की दो शर्तें कि राजा मैं कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से क्वेश्चन पुट अप करूंगा। अगर उस कहानी का आंसर तुझे पता है और तूने नहीं बताया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तेरे मन में विचार आ रहा है और तू नहीं बताया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यार ये प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि तुम कोई सवाल पूछो किसी से, उसे जवाब भले ही ना पता हो लेकिन उसके मन में कुछ आएगा ज़रूर, तो उसे बोलना तो पड़ेगा। और दूसरी शर्त थी बेताल की कि अगर तू बोला तो मुड़ करके वापस वहीं चला जाऊँगा जहाँ से आया हूँ, बस। तो ये बेताल का खेल था। लेकिन कहानी देखो, कहानी के थ्रू शिक्षा देने का तरीका ये ऑसम कहानी थी कि बेताल ने, अब राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ के ला रहे थे, साधु के पास लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कहानी सुनानी स्टार्ट की बेताल ने। और बेताल ने कहा कि चल बेताल मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो चल विक्रम एक कहानी सुनाता हूँ और तुझे उससे आंसर देना है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि एक राज्य में एक आचार्य हुआ करते थे। अब आचार्य के 3 शिष्य एकदम खूबसूरत और निपुण अपने कामों में, और आचार्य की एक पुत्री हुआ करती थी, ठीक। अब तुम्हें पता है क्या होना था। अब जो तीनों शिष्य थे आचार्य के, वो उस पुत्री से प्रेम करने लगे। पुत्री भी तीनों से प्रेम करने लगी, क्योंकि तीनों अपने अपने काम में निपुण और एकदम साहसी और खूबसूरत थे, और पुत्री भी अपार सुंदरता की भरपूर। तो अब आचार्य जी को तो कोई एतराज़ नहीं था कि भाई मैं विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन सिलेक्शन तो करो, किससे विवाह करोगी। अब पुत्री कंफ्यूज थी कि वो विवाह किससे करे, क्योंकि तीनों के तीनों जो स्टूडेंट्स थे, तीनों के तीनों जो शिष्य थे, वो तीनों ही अपने कामों में निपुण, तीनों ही खूबसूरत थे, तो वो कंफ्यूज थी। अब उस कंफ्यूजन की वजह से वो सिलेक्शन नहीं कर पाई किसी का भी, और सिलेक्शन ना होने की वजह से उसे मलाल रहा और उसने आत्महत्या कर दी। अब देखो खेल कहाँ से रोकता है। अब उसने आत्महत्या कर दी, उस युवती ने आत्महत्या कर दी, आचार्य जी की पुत्री ने। अब आत्महत्या करते ही उन तीनों में से एक ने हाथ के हाथ समाधि ले ली कि भाई जब यही नहीं रही तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं क्या करूँगा। उसने हाथ वहीं पर, जहाँ पर उसने आत्महत्या ली, जहाँ पर उसका मेरा शरीर था, वहीं पर उसने समाधि ले ली, एक शिष्य ने। तो दूसरा शिष्य फकीर बन गया, देश विदेश घूमने लगा, इधर उधर जाने लगा, पागलों की तरह भटकने लगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं ये ज्ञान आ चुका है कि ऐसा मंत्र कहीं ना कहीं आ चुका है कि जिस मंत्र के थ्रू हम मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। और वो फकीर उसी की तलाश में निकल पड़ा। मृत शरीर को जीवित करने का मंत्र सीखने वो अलग अलग संतों से मिलने लगा, अलग अलग देश विदेश घूमने लगा और संतों से मिलने लगा और जानने के लिए जाने लगा। और जो तीसरा शिष्य था उसने मृत शरीर का रखरखाव करना स्टार्ट किया। रखरखाव मतलब वो लेप करता था एक विशेष प्रकार का, जिससे कि उसकी लाश गले ना, सड़े ना, तो उसके देख रेख करता था, रखरखाव रखता था, बड़े प्यार से नहलाता धुलाता, डेली यही नियम था। और ये काम 4-5 साल तक चलता रहा। और जो फकीर था उसे वो फॉर्मूला मिल गया, उसे वो मंत्र मिला, संतों की सेवा की उसने, उसे वो मंत्र मिला कि मृत शरीर को कैसे जीवित किया जाता है। और वो खुशी खुशी भागा भागा वहाँ आया जहाँ पर मृत शरीर था, और मृत शरीर के सामने उसने मंत्र का उच्चारण किया और युवती पुनः जीवित हो गई। अब युवती पुनः जीवित हो गई। अब जैसे युवती पुनः जीवित हुई तो तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए। विवाह किससे किया जाएगा, मतलब देखो विवाह किससे किया जाएगा, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए। अब यहाँ युवती तो कंफ्यूज थी। बेताल ने क्वेश्चन किया राजा से, ये थी पूरी केस स्टडी। अब बेताल ने क्वेश्चन किया राजा से कि बता राजन, किससे विवाह होना चाहिए, युवती को किससे विवाह करना चाहिए। अब अगर राजा ना बोले
तो खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहले ही उसने वार्निंग दे दी। और राजा बोलेगा तो उठ करके वो वापस वहीं चला जाएगा। तो मतलब राजा को अल्टीमेटली बोलना तो पड़ेगा ही, भले ही उसे दोबारा पकड़ के लाना पड़े। अब राजा बहुत ज्ञानी, एकदम निपुण, बुद्धिमान, उन्होंने कहा सुन बेताल, जो समाधि धारण किए है, जिसने समाधि ली है, वही सच्चा प्रेमी है और उसी से उसका विवाह होना चाहिए। बेताल ने कहा ऐसा क्यों? कि वो इसलिए जो शिष्य फकीर बना और जिसने पुनः जीवन दिया, जीवन देने का वो पिता तुल्य है। जो फकीर था और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है, क्योंकि जीवन देने का काम किसका होता है? पिता का। मतलब सोच देखो, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो फकीर पिता तुल्य है, तो उससे तो शादी हो ही नहीं सकती, तो वो अलग। और जो रख रखाव कर रहा था, सेवा कर रहा था, और सेवा धर्म किसका है? पुत्र का। वो पुत्र तुल्य है, जो सेवा करता है वो पुत्र के तुल्य है, वो तो पुत्र की भांति होगा। उसने अपनी माता की सेवा की, वो तो उसकी माता की तरह, वो खत्म। और जो सन्यासी था उसने उसके लिए अपना जीवन ही व्यर्थ कर दिया कि भाई यही तो प्रेम है, या प्रेम के लिए अपने जीवन को त्याग देना कि अगर ये नहीं मिलेगी मुझे तो मेरा जीवन व्यर्थ है, यही तो प्रेम है। और यहाँ वही उसका दावेदार है। ये होती है सोच, समझदारी, और यही चीज़ें हैं। इसी चीज़ से तो पता चलता है तुम्हारी समझदारी का कि तुम कितने समझदार हो, जो ऐसी परिस्थिति में भी तुम क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हो। यही तो सोच है। अब तुम सोचते रह जाते, लेकिन ये दिमाग वहाँ पहुँचना चाहिए। ये शिक्षा देने का तरीका हुआ करते थे, और यही से स्टार्टिंग हुई। खैर, ये बातें याद रखना अपने मन में और सोचना कि यार हम कर क्या रहे हैं, क्या हम भी ऐसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कहीं से, क्या हम भी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं? यही होता है। खैर, तो डाइपोल पे पोटेंशियल 0। अब बात करते हैं इक्विटो जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट